नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां देहरादून पिथौरागढ़ के लिए अलायंस एयर द्वारा संचालित 42 सीटर विमान सेवा का शुभारंभ किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। रामनवमी के पर्व पर ये शुभ कार्य हो रहा है। ये भगवान राम से, मां दुर्गा से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सेवा प्रारंभ हुई है, ये सेवा अनवरत रूप से चलती रहे। अभी मैं जैसा सीएमडी अमित जी से भी कह रहा था कि हम लोगों के वर्क कल्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमने ये अडॉप्ट किया है कि कोई भी कार्य यदि हमारा शुरू होता है तो फिर वो अनवरत रूप से चलता है, यानी जब तक जो है उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 42 सीटर सेवा पिथौरागढ़, देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए चल रही है। और आज से प्रारंभ होने वाली सेवा ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इसके प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसकी जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा सफर, ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों में बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस कालखंड में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक वैश्विक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 2.0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है। और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना अब अनवरत रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। और इस जो दूसरे चरण की उड़ान योजना है, इसके लिए आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल न केवल विमानन क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी, बल्कि हमारे जैसे जो पर्वतीय राज्य हैं, उत्तराखंड जैसे, उन सभी राज्यों के समग्र विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवाएं मात्र एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लाइन भी है, जीवन रेखा भी है। चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, गंभीर रोगियों को त्वरित रूप से उपचार पहुंचाना हो, उपचार के लिए उनको लिफ्ट करना हो, तो ऐसे समय में उनको अस्पताल लाना हो या प्राकृतिक आपदा की घड़ी के समय में बचाव के काम करने हो, प्रत्येक स्थिति में ये हवाई सेवाएं जीवनदायिनी सिद्ध हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार
और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जनपद के नैनीताल में 6 शहीद द्वारों की स्वीकृति प्रदान करते हुए मेजर कमलेश पांडे, लांस नायक इंद्र सिंह, नायक दया किशन, सिपाही शंकर दत्त, उप निरीक्षक मोहन सिंह बिस्ट और लांस नायक बच्चे सिंह के नाम पर शहीद द्वारों का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में 35 सैनिक विश्राम गृहों का चित्रण एवं जीर्णोद्धार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को अलवानी में प्रस्तावित 150 कक्ष वाले आधुनिक छात्रावास के निर्माण से संबंधित कागजी कार्यवाही पूर्ण कर निर्माण प्रारंभ किया जाए। बैठक में विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ भूमि संबंधी धोखाधड़ी के मामलों के निराकरण के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे कि भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने शासन स्तर पर पत्रवालियों के समयबद्ध और इसके साथ ही सुनियोजित निस्तारण पर भी बल दिया। उन्होंने आगामी माह में प्रस्तावित पूर्व सैनिकों को रोजगार मेले को लेकर भी चर्चा की। मंत्री के निर्देश दिए गए कि इस मेले में अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। और चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी पर्व के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर परिवार सहित विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का सम्मान पूर्वक पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कैबिनेट मंत्री ने कन्याओं की चरण पखार कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई और विधि पूर्वक आरती उतारी। श्रद्धा भाव से कन्याओं और भोजन की भी व्यवस्था कराई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कन्याओं को दक्षिणा और उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया और सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कुंभ मेले में प्रतीक चिन्ह डिजाइन की प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें आपको बताते चले कि इससे प्रतिभा निखरेगी, आमजन की रचनात्मकता से निखरेगी आयोजन की पहचान। जहां प्रतियोगिता की मेलाधिकारी सोनिका ने जानकारी दी, कुंभ मेला भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक। लोगों सदियों पुरानी विरासत और धार्मिक आस्था को आधुनिक नवाचार के साथ प्रभावी रूप से करे प्रस्तुत। प्रतियोगिता में देश का कोई भी नागरिक, कलाकार, प्रोफेशनल डिजाइनर, युवा व छात्र ले सकते हैं भाग। लोगों में नवाचार, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं की स्पष्ट झलक होना आवश्यक। 15 दिनों के अंदर प्रतिभागी अपनी डिजाइन की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों करा सकते हैं जमा। प्रतिभागी kumbh.ccr@gmail.com पर भी भेजे अपना डिजाइन। सर्वश्रेष्ठ लोगों का विशेषज्ञ समिति करेगी चयन। डिजाइनर को मेला प्रशासन विशेष रूप से करेगा सम्मानित। मेलाधिकारी सोनिका की नागरिकों और युवाओं से अपील, अपनी रचनात्मकता के माध्यम से महान आयोजन का बने हिस्सा। कुंभ मेले की नई पहचान गढ़ने में दे अपना बहुमूल्य योगदान। लोगो कुंभ मेला 2027 की बनेगा प्रमुख पहचान। आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक सवारी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के दौरान अब सभी कॉमर्शियल वाहनों जैसे कि टैक्सी, बस और ट्रैलर के लिए ग्रीन कार्ड वो बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ग्रीन कार्ड के इन वाहनों को यात्रा मार्ग पर एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही आवेदन के दौरान वाहन के साथ अन्य जरूरी दस्तावेजों को वेरिफिकेशन किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर ट्रिप के लिए ट्रिप कार्ड भी अनिवार्य होगा, जिससे कि यात्रा के दौरान वाहनों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि ग्रीन कार्ड चारधाम यात्रा 2026 और पिछली यात्राओं ने भी वाहनों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज रहा है और ये मुख्य रूप से यात्री वाहनों के लिए होता है। यात्रा पर जाने वाले सभी यात्री वाहनों का पहले फिटनेस टेस्ट किया जाता है। कहा कि ग्रीन कार्ड वाहनों के लिए होता है, जबकि ट्रिप कार्ड प्रत्येक यात्रा के लिए अनिवार्य है।
हाँ, ग्रीन कार्ड जो है हमारी चारधाम यात्रा 2026 में और पहले भी पूर्व यात्राओं में भी ग्रीन कार्ड एक व्हीकल के लिए होता है। जितनी भी हमारी पैसेंजर व्हीकल्स जो हमारी चारधाम यात्रा में जाती हैं उनका पहले एक फिटनेस टेस्ट होता है, गाड़ी की भौतिक कंडीशन देखी जाती है और उसमें जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो पूरे होने चाहिए और फिजिकल कंडीशन ठीक होनी चाहिए। उसके बाद ही ग्रीन कार्ड को जारी किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, फीस जमा करना, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फैच हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी को फिटनेस के लिए एक बार हमारे कार्यालय में लाना पड़ता है। उसके बाद ये इस बार हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो ग्रीन कार्ड की जो फीस जो होती है, जो ऑनलाइन जमा होती है, उसमें हम QR कोड के माध्यम से भी फीस सबमिट करवाने के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों को आसानी हो सके। साथ ही जब ग्रीन कार्ड बन जाएगा, अभी उसके SMS पे भी लिंक जाएगा और उससे WhatsApp पे भी लिंक जाएगा कि ये ग्रीन कार्ड आपका बन गया, आप इसको यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि किसी भी हमारी चेक पोस्ट पे अगर उसको दिखाना पड़े तो वहाँ पर ग्रीन कार्ड को वो उस मोबाइल के थ्रू भी दिखा सकता है। साथ ही इसमें जब यात्रा चालू होती है, ग्रीन कार्ड तो गाड़ी का हुआ, फिर एक ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता होती है। कोई भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के क्योंकि नहीं जाता है, और ट्रिप कार्ड हमारा एक बनता है जिसमें हर ट्रिप में आप एक धाम जा रहे हैं या चारों धाम जा रहे हैं, आपको धामों के हिसाब से ट्रिप कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। उसमें ड्राइवर की डिटेल्स होती है और पूरे ट्रिप की वैधता एज पर द धाम होती है, वो भी अनिवार्य होता है। तो हमारी लगभग कस्टमाइजेशन की प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है और जैसे ही 1-2 दिन में हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है तो माननीय मंत्री जी द्वारा जब भी इसमें समय दिया जाएगा तो ग्रीन कार्ड की प्रोसेस चल। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। लोगों को किफायती और गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार हो रहा विस्तार। वर्तमान में 1086 सरकारी अस्पताल और 5 मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 1985 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए हर साल 34 लाख से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। धामी सरकार हर नागरिक तक क्वालिटी हेल्थ उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की कमी दूर कर रही है। प्रदेश में 2598 डॉक्टर तैनात हैं, साथ ही 1264 नए पद सृजित किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। भविष्य के डॉक्टर तैयार करने के लिए MBBS सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1325 किया गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1399 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही तकनीकी कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। 272 वाहनों के बेड़े के साथ 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा अब राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है। राज्य में 335 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स पर राज्य ने शानदार काम किया है। राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार। स्वस्थ उत्तराखंड का सपना साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में घरेलू LPG सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था सामान्य स्थिति में आ गई है। सीएम धामी के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों का समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। गोदाम से सीधे उपभोक्ताओं को गैस देने पर रोक लगाते हुए होम डिलीवरी व्यवस्था को अनिवार्यता किया गया है। इसकी निगरानी के लिए जिला प्रशासन से क्विज रिस्पांस टीम भी तैनात किए गए हैं, जो क्षेत्रवार एजेंसियों का निरीक्षण कर रही है। स्थानीय उपभोक्ताओं भी गैस की आसान उपलब्धता और त्वरित कार्रवाई के लिए सीएम धामी और जिला प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। घरेलू गैस उपभोक्ता कुलदीप रावत ने बताया कि नियमित तौर पर गैस एजेंसियों द्वारा घर घर गैस की होम डिलीवरी हो रही है। सप्लाई धीरे धीरे हर जगह पहुंच रही है, जिससे कि हमें गैस लेने में कोई भी दिक्कत न हो और आसानी हो रही है। जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन
प्रशासन 4 चरण में गैस की उपलब्धता के लिए तेज गति से कार्य कर रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा गैस की बुकिंग को आसान किया जा रहा है। साथ ही जिले के 70 एजेंसियों पर डीएम द्वारा गठित टीमें समय समय पर गोदाम का निरीक्षण कर रही हैं। देखो, अभी ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा शुरुआत में हुआ था, लेकिन अभी जो है गैस जहाँ पे भी जिसका रूट है डे वाइज है, तो वहाँ पे आ रही है गैस। और सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग पैनिक ना हो, आपके घर में ही आपको सिलेंडर मिलेगा। और आप अपनी बुकिंग देख लेना कि उसको 25 दिन कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको गैस मिलेगी। और बाकी बिल्कुल सामान्य है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गैस की वितरण व्यवस्था के लिए हमने 4 चरणों पे काम कर रहे हैं। एक तो जो गैस की बुकिंग है कंज्यूमर्स वो सरलता से कर पाएँ, इस पे काम किया गया है। और इसके बाद जो है, जो हमारे जनपद में 70 गैस एजेंसियाँ हैं, उनके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देहरादून के निर्देशों पर 30 अधिकारियों की माइक्रो लेवल पर एजेंसी वार ड्यूटी लगाई गई है। और वो ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी गैस एजेंसी पर गोदाम पर गैस का वितरण ना हो, कंज्यूमर्स को उनके जो है गैस गोदाम तक ना आना पड़े। और तीसरे लेवल पे हम तेल कंपनियों के अधिकारियों से निरंतर और प्रतिदिन समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक गैस की आपूर्ति कर रहे हैं। और इस चौथे चरण में हम जो कंज्यूमर्स, जो लोग घरेलू गैस का कहीं पर दुरुपयोग करते पाए जा रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी चरण में हमने जो है 2 गैस एजेंसियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है जो निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। और साथ ही 3 जो है अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज किया और उनके बड़े लेवल पे जो है उनके पास जो है सिलेंडर जब्त किए हैं। और जो भी जहाँ भी घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग जो है होते पाया जा रहा है, उनको भी जो है सीज किया जा रहा है। और इस प्रकार जो है जनपद देहरादून में गैस की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है, उस पर वितरण पर और आपूर्ति पर, और अधिक से अधिक गैस की जो है वो सरलता से जो है कंज्यूमर्स को उपलब्ध हो जाए। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माणों पर एमबीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। जहां एसडीएम योगेश मेहरा के आदेश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, ताबड़तोड़ फिलिंग की कार्रवाइयां हुई हैं। बता दें कि एलिक नेचर जिला भोगपुर में नफीस रायवाला क्षेत्र में प्रीत और हरिपुर कला में दिनेश में अवैध निर्माणों को सील किया गया। ऋषिकेश क्षेत्र में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में सुपरवाइजर ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं। बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग और निर्माण कार्य नियमों का उल्लंघन। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों पर एमबीडीए की कड़ी निगरानी। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई। एमबीडीए की अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। प्राधिकरण की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों के खिलाफ अभियान लगातार रहेगा जारी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास में कक्षा 6 से 11 तक की गृह परीक्षाओं का परिणाम घोषित हो गया है। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम 98.40% रहा है। विद्यालय स्तर पर आराध्या बैनर्जी ने 96% से अधिक अंकों के साथ टॉप कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया। परीक्षा परिणामों में कक्षा 6 के छात्र आराध्या बैनर्जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 8 के नमेश रतूड़ी दूसरे और कक्षा 7 की अंजलि तीसरे स्थान पर रहीं। विद्यालय प्रबंधन ने शीर्ष 10वीं छात्र छात्राओं सहित प्रत्येक वर्ग के मेधावियों को मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बताते चले कि सेक्टर प्रदर्शन के साथ साथ वर्ष भर की गतिविधियों के आधार पर भी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शशि कुमार शर्मा ने मौके पर कहा कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच की सफलता की कुंजी है। छात्रों को हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक प्रोफेसर गौरव वार्ष्णेय, डॉक्टर शशि कुमार शर्मा और प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इन सभी वक्ताओं ने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कारों का भी केंद्र है। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि कार्यक्रम में सभी छात्रों की हौसला अफजाई भी की गई है।
उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर क्राइम टीम ने निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के अपराध मुक्त उत्तराखंड मिशन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देशों के तहत की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि श्रीनगर निवासी एक व्यक्ति ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात ठगों ने उन्हें निवेश पर भारी मुनाफे का लालच दिया गया। ठगों के झांसे से आकर पीड़ित ने विभिन्न बैंक खातों में 1 करोड़ 31 लाख जमा कर दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान प्रतीक उत्तम बाफना, आशीष कुमार मोहम्मद शरीफ उर्फ नासिर के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है। मामले में एसटीएफ में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में नगरीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई न के बराबर दिख रही है। इस बीच बताते चले कि ऋषिकेश नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न के बराबर। हरिद्वार रोड पर पेट्रोल पंप के पीछे बना डाला अवैध बहुमंजिला होटल नहीं है। होटल का मानचित्र स्वीकृत छोटी सी गली में बना डाला अवैध बहुमंजिला होटल एमजीडीए के मानकों के अनुसार नहीं हो सकता। कंपाउंड मानचित्र के विपरीत बना डाला होटल। एसडीएम योगेश और ए अभिषेक की जोड़ी कब करेगी इस अवैध होटल पर कार्रवाई? क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई? उपहारों का दबाव या कोई राजनीतिक कारण? एमजीडीए को अपनी साख बचाने और नियमों का पालन करने के लिए करनी होगी कड़ी कार्रवाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायवाला कोतवाली क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर को भी संरक्षण में लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की गई नकदी बरामद कर ली गई है। रायवाला कोतवाली प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस प्रियव्रत जोशी ने बताया कि ठाकुरपुर निवासी अनिशा रावत के घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और चोरों को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में रेलवे अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्धों को भागते हुए देखा और उन्हें दबोच लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने क्षेत्र में चोरी करने की घटना को कबूल किया। आरोपियों की पहचान अभिषेक थापा और रोहन थापा के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे नशे के आदी हैं और अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने बंद घरों को निशाना बनाना शुरू किया। उनके पास से करीब 9,500 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़े गए दोनों आरोपी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। अभिषेक के खिलाफ रायवाला थाने में चोरी और नकबजरी के 4 मुकदमे दर्ज है। रोहन थापा के खिलाफ रायवाला और ऋषिकेश थाने में चोरी के 5 मामले दर्ज हैं। और थराली के बोंगा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। दरअसल गोविंदी देवी पर के पास खेतों से चारा लेने गई थी। इस दौरान घात लगाए बैठे भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालू ने महिला के सिर, गर्दन और पूरे चेहरे को बुरी तरह से नोच डाला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से महिला को सीएचसी थराली पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। वहीं वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 30,000 रुपए की तत्काल सहायता प्रदान की। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल या फिर खेतों में अकेले न जाने और सतर्कता बरतने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।